गुड इवनिंग भाई लोग, कैसे हो आप सभी। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, शंकरन नायर ने भी रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग कांड के बाद, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो क्लियर है सब कुछ, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई ध्यान से देखो, आज हमारे पास एक नया चैप्टर हमारी लेटर मेडिवल पीरियड का, लेटर मेडिवल पीरियड यानी कि हमारा उत्तर मध्यकाल, जिसमें अब डायनेस्टीज हैं, दिल्ली सल्तनत काल के वंश हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे बाद में इसके आगे मुगल्स। ठीक है, चलो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सही कदम नहीं था सरोज। नहीं नहीं नहीं, वो जो जो शंकरन नायर ने जो रिजाइन किया था, वो किया था जलियांवाला बाग कांड के बाद ही। ठीक है, यहां पर तो मैं बता रहा था कि रेजिग्नेशन का जो तरीका है वो किस तरीके से हुआ करता था, यानी किस तरीके से शंकरन नायर ने वहां रिजाइन किया, यहां पर अपना सीआर दास ने किया और मोतीलाल नेहरू ने किया। ठीक है, वो साथ में शामिल कर लिया, बस फैक्ट शामिल किया है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नॉन कॉपरेशन में किया। ठीक है, वो फैक्ट शामिल किया है बस, कि जैसे उन्होंने भी रिजाइन किया था। तो डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के राजवंश टोटल 5 राजवंश हैं, टोटल 5 राजवंश हैं। जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा, जैसे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, जिसे इलबरी वंश भी बोलते हैं, जिसे मामलुक वंश भी बोलते हैं, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन जैसे शासक हैं। फिर आती है खिलजी वंश, खिलजी वंश में जैसे अलाउद्दीन खिलजी सबसे फेमस हुआ। उसके बाद आता है तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक फेमस हुआ। फिर आती है अपनी सैयद डायनेस्टी, जिसमें खिज्र खां जो कि फाउंडर भी था वो फेमस हुआ। और फिर आती है लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी में अपना बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ये तीनों ही फेमस हुए। इस तरह से 5 डायनेस्टीज हैं। कौन कौन सी? स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश, खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक, फिर सैयद, और फिर जो है हमारे पास आखिर में है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अयान, भगवान अहिर को कोई पनिशमेंट नहीं हुआ। ठीक है, चलो ध्यान से देखो, क्योंकि वो तो भीड़ थी ना, एक बंदा थोड़ी था, भीड़ थी। और अभी यहां पर इसकी बात करो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दिल्ली सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में, और दिल्ली सल्तनत अगर काल की बात करूं तो ये काल रहेगा, ये पीरियड रहेगा बच्चों 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1526 तक। 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा के पहले बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर आ जाता है बाबर, और बाबर कर देता है मुगल वंश की स्थापना। तो 1206 से लेकर 1526 तक हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, और ये इस तरह से ये वंश जो है यहां ऑर्डर में दिए हुए हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। ध्यान से देखो बेटा, अब यहां पर बहुत मजा आने वाला है, यहां पर बढ़िया फैक्ट्स हैं। साउथ इंडिया के जो फैक्ट्स थे वो थोड़े नाम अजीब से थे, फैक्ट्स तो वो भी ठीक थे पर नाम अजीब थे, यहां नाम इतने अजीब नहीं लगेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मामलुक वंश या गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल रहा, जिसका शासनकाल रहा 1206 से 1290। ठीक है, 1206 से 1290, और 1290 से 1320 तक, ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 ईयर्स के लिए आए खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। और फिर तुगलक डायनेस्टी ने 1320 से 1414 तक, यानी सबसे ज्यादा रूल किया तुगलक वंश ने, 1320 से 1414, और 1414 से 1451 तक सैयद वंश, इन्होंने भी काफी कम रूल किया। और उसके बाद एक ठीक ठाक रूल किया है 1451 से 1526 तक लोधी डायनेस्टी ने।
तो ये जो डायनेस्टीज हैं इनके नाम तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए और ऑर्डर में पता होना चाहिए। मामलुक या गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। लोधी आखिर में याद रखना क्योंकि इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा के मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी यानी इलबरी डायनेस्टी यानी मामलुक वंश या गुलाम वंश की बात करते हैं। 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया है। तो इनके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन बेटा, हल्का सा इंट्रोडक्शन इनके बारे में ध्यान से देखो। चलो देखो, तो सबसे पहले हमारे पास है कि भाई आफ्टर मोहम्मद गौरीज डेथ ऑल द मुस्लिम रूलर्स हु रूल्ड ओवर इंडिया फ्रॉम 1206-1290 वर ईदर स्लेव्स वर और वर डिसेंडेंट्स ऑफ द स्लेव रूलर, सो द डायनेस्टी इज जनरली नोन एज द स्लेव डायनेस्टी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी 1206 में ही। ध्यान से सुनो, तुम सबको मालूम है कि 1191 में पहला बैटल हुआ था तराइन का, फर्स्ट बैटल हुआ था तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और 1192 में सेकंड बैटल में, जो तराइन का सेकंड बैटल हुआ, वहां पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और कैद करके ले गया और वहां ले जाके गजनी में ले जाके, ठीक है, गजनी में ले जाकर अफगानिस्तान में उसकी आंखें फोड़ दी और उसको मार दिया। और उसके बाद 1194 में पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन यानी उसी का ससुर, उसी का मौसेरा भाई जयचंद राठौर या जयचंद गहड़वाल, उसको भी मोहम्मद गौरी ने हरा दिया एक बैटल में और मार दिया। तो जयचंद गहड़वाल भी मारा गया 1194 में, 1194 में। और उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है यहीं पर हिंदुस्तान में रहता है, कुछ दिन तो रहता है, उसके बाद वो वापस चला जाता है और 1206 में उसकी डेथ हो जाती है। और 1206 से पहले ही वो अपने एक गुलाम को बिल्कुल धनंजय कन्नौज वाला जयचंद गहड़वाल, बिल्कुल, तो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को वो दिल्ली की गद्दी सौंप जाता है। मोहम्मद गौरी अपनी मृत्यु से पहले 1206 में ये गद्दी सौंप जाता है दिल्ली की कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ध्यान से देखो, तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 से 1290 के बीच में भारत पर शासन करने वाले सभी मुस्लिम शासक, यानी इसी वंश के जो जितने भी शासक हैं, या तो गुलाम थे या गुलाम शासक के वंशज थे। ठीक है भाई, या तो गुलाम थे या गुलाम शासक के वंशज थे, इसलिए राजवंश का आमतौर पर गुलाम राजवंश के रूप में जाना जाता है। फिर द डायनेस्टी इज ऑल्सो कॉल्ड द इलबरी डायनेस्टी, इसे आप इलबरी डायनेस्टी भी बोल सकते हो, क्योंकि जितने भी रूलर्स हैं, एक बस कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर, जो पहला रूलर है उसको छोड़ के बाकी जितने भी रूलर हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जैसे जो मेन रूलर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, छोटे मोटे रूलर्स की नहीं। इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश की बेटी जो है वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान के बाद कई उसके भाई आए शासन करने, और उसके बाद आखिर में बलबन आया। तो ये सब इलबरी जाति के थे, इलबरी जनजाति के थे। सिर्फ ऐबक जो है इलबरी जनजाति का नहीं था, बाकी सब इलबरी जनजाति के थे। तो इस राजवंश को इलबरी राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐबक को छोड़कर इस राजवंश के सभी शासक तुर्कों की इलबरी जनजाति से थे। तो भाई यहां पर हमें पता चल गया कि कैसे मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठा, और कुतुबुद्दीन को छोड़ के बाकी बाद में जितने भी शासक हुए वो सब इलबरी डायनेस्टी के थे, यानी गुलाम वंश के थे, और तुर्कों की इलबरी इस प्रजाति के थे, जनजाति के थे। अब पूरे इलबरी वंश में, पूरे गुलाम वंश में बच्चों 4 रूलर्स हमें पढ़ने, सिर्फ 4 हैं, तो कई सारे, पर हमें सिर्फ कितने पढ़ने हैं? 4। एक तो पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी के बाद तुरंत दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1206 से 1210, 4 साल ही रूल कर पाया बेचारा। फिर इसका बेटा आया आराम शाह। मैं इसके बारे में ज्यादा लेके भी नहीं आया हूं फैक्ट, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा कुछ है भी नहीं। इसको तो तुम ना ही पढ़ो तो ठीक है, बाकी मैंने शामिल तो कर दिया है, 1-2 लाइन में मैं बता दूंगा तुम्हें, लेके आया हूं इसके बारे में कुछ ना कुछ कंटेंट। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका नल्ला बेटा, एकदम नल्ला बेटा, किसी काम का नहीं, आराम शाह गद्दी पर बैठा। 1 साल के लिए भी नहीं बैठा, 6-7 महीने में ही कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद
इल्तुतमिश ने उसको गद्दी से हटा दिया। यानी इल्तुतमिश ने अपने साले को गद्दी से हटाया, आराम शाह को, कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू नल्ला आदमी है, ससुर जी की विरासत को मुझे संभालने दे, ठीक है। और इल्तुतमिश ने आराम शाह को हटाया गद्दी से और खुद 1211 में गद्दी में बैठ गया। 1210 में तो ये था, 1211 में बैठ गया और 1236 तक रूल किया। 1211 में गद्दी पर बैठा, 1236 तक रूल किया। और उसके बाद इसकी बेटी आई, क्योंकि इल्तुतमिश को ऐसा लगता था कि मेरे जो बेटे हैं वो तो ससुरे नल्ले हैं, उनके तो बस की बात ही नहीं है दिल्ली को एक सल्तनत के तौर पर संभाल लेना, ठीक है। दिनेश बिल्कुल 2-4 फैक्ट्स हैं, मैं बिल्कुल बताऊंगा, हालांकि इनमें से 2-3 फैक्ट्स तो मैंने यहां पर भी बताए, और भी 2-4 फैक्ट्स हैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। बिल्कुल, अब ध्यान से देखो, राधे राधे दीपक, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला रूलर, आराम शाह नल्ला है, इसको काउंट भी करने की जरूरत नहीं है। फिर इल्तुतमिश जो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है, और उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद उसके भाइयों ने प्लानिंग प्लॉटिंग से रजिया सुल्तान को मरवाया और उसके बाद गद्दी पर बारी बारी से रूल किया। और उसके बाद आखिर में इसी वंश का एक गुलाम, इसी वंश में सर्विस देने वाला, इसी डायनेस्टी में सर्विस देने वाला गियासुद्दीन बलबन जो है इतना शक्तिशाली हो गया कि 1240 से 1266 तक रूल करता है और जबरदस्त तरीके से रूल करता है। तो तुम्हें 4 रूलर्स पढ़ने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गियासुद्दीन बलबन। आराम शाह नहीं पढ़ना, इसके बारे में कोई ज्यादा फैक्ट्स हैं भी नहीं। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 1206 से 1210 तक इसने रूल किया। ध्यान से देखो, ओरिजिनली ही वॉज अ स्लेव, पहली बात तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन बिकॉज ऑफ हिज मेरिट एंड लॉयल सर्विस वॉज रोज टू द पोस्ट ऑफ वायसरॉय बाय मोहम्मद गौरी। भाई मूल रूप से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन, इस गुलाम कुतुबुद्दीन को उसकी योग्यता और निष्ठावान सेवा के कारण मोहम्मद गौरी ने इसको वायसरॉय के पद तक पहुंचाया, इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचाया कि ये अपने काम को लेकर ईमानदार था और अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि डिसिप्लिन था, कि भाई वो अपना काम करना है तो करना है, गुलामी करनी है महाराज की, गुलामी करनी है बादशाह की, तो मोहम्मद गौरी की इसने बढ़िया गुलामी की, है ना भाई। और उसके बाद जब उसका शासन खत्म हो गया मोहम्मद गौरी का, उसकी मृत्यु हो गई 1206 में, तो इसने अपने राजवंश की स्थापना की, और पहले इसकी राजधानी लाहौर थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की जो शुरुआती राजधानी थी वो लाहौर थी, बाद में इसने अपनी राजधानी शिफ्ट की और बाद में इसने दिल्ली कर ली, ठीक है, बाद में दिल्ली कर ली। और इसके देखो, इसका एक बहुत बढ़िया बिहेवियर था, इसका एक बहुत बढ़िया नेचर था कि जो भी कोई इसके पास आता था ना तो वो खाली हाथ नहीं जाता था। अगर ये कोई इससे कुछ मांगता कि जहां पना मुझे पैसे की जरूरत है या मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो ये दे दिया करता था। बहुत ही जेनरस था, बहुत ही ज्यादा उदार भावना अपने अंदर रखता था। जैसे मान लो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो कि कोई तुम्हारे सामने जैसे कोई बेचारा गरीब आदमी आ जाए, ठीक है, और तुम्हें लगे कि यार इसकी तो जेन्युइन जो हालत है वो खराब है, और तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं इसे 10 रुपए दे दूं, पर तुम्हें लगेगा यार 10 रुपए से क्या ही होगा, ऐसा कर यार निकाल साला 500 की पत्ती, ये लो अंकल जी अपना ख्याल रखो जाओ। ये तुम्हारी जेनरसिटी है, ये तुम्हारी उदारता है। तो अगर कोई इससे 1000 रुपए मांग रहा है, भाई साहब लाख रुपए दे रहे हैं, तो इसकी उदारता के लिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? लाख बख्श। यानी कि ये लाखों रुपए उदारता के कारण, अपने इस बिहेवियर के कारण लोगों में बांट दिया करता था। तो इसके इसी जेनरसिटी, इसी उदारता की वजह से इसे लाख बख्श कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखो, ये तो लाहौर है, शुरुआत में इसकी कैपिटल क्या थी बच्चों? लाहौर, और बाद में हो गई दिल्ली, इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगला पॉइंट, इसने दिल्ली में जहां पे कुतुब मीनार है, तुम लोगों ने देखा होगा कुतुब मीनार का जो पूरा एरिया है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार वाला एरिया है, वहां पर एक ना मस्जिद है, कुतुब मीनार के कंपाउंड में एक मस्जिद है, कुव्वत उल इस्लाम। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम करके कुतुब मीनार के कंपाउंड में एक मस्जिद है जो इसी ने बनवाई है दिल्ली में, कुव्वत उल इस्लाम, अच्छे से याद रखना, कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है
कुतुब मीनार वाले कंपाउंड में इसी ने बनवाई है। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से भी एक मस्जिद बनवाई है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ऐसा माना जाता है कि उसे 2.5 दिन में ही पूरा कर लिया गया था। बोलने वाली बात है, ठीक है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनवाई अजमेर में, ठीक है। और अगर तुम बोलोगे सर ये दिखा भी दो जरा, तो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। कुतुब मीनार जो इन्होंने बनवाई, कुतुब मीनार भी तो बनवाई इस बंदे ने। कुतुब मीनार जो बनवाई है वो बनवाई है, एक सूफी संत हुआ करते थे, एक बहुत ही बढ़िया संत हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन जो इसका नाम है वही इनका नाम है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में इन्होंने कुतुब मीनार को बनाया इस बंदे ने। जैसे हम लोगों को क्या होता है, मिसकंसेप्शन होता है कि भाई कुतुब मीनार यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम से बना दिया। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर बनवाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसने ये कुतुब मीनार बनवाया है उनके सम्मान में। और अब ध्यान से देखो, मैं तुम्हें यहां पर दिखाता भी हूं, यह है वो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ध्यान से देखो बेटा, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, बिल्कुल धनंजय, बिल्कुल कुतुब मीनार जहां पे बना हुआ है पहले वहां पे मंदिर थे, बिल्कुल। तो ये कुव्वत उल इस्लाम, देखो ध्यान से, कुव्वत उल इस्लाम है ये, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम है ये। और यहां पर पिलर्स को देखकर तुम्हें लगेगा, देखो पिलर्स को देखकर लगेगा कि ये थोड़ा सा हिंदू आर्किटेक्चर है, हिंदू आर्किटेक्चर। ये पिलर्स को देख के देखो, तो ये कुव्वत उल इस्लाम, ये मस्जिद बनवाई इसने। पीछे कुतुब मीनार तो तुम्हें दिख ही रहा है, ठीक है। ये कुतुब मीनार की शुरुआत इसने करी, कुतुब मीनार की शुरुआत इसने करी। और ये है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है। ये हमारा कुतुब मीनार, ये हमारा कुतुब मीनार जिसको अलग अलग शासकों ने बनवाया। इसने जो है, इसकी जो पहली मंजिल है, इसकी जो पहली मंजिल है वो इसने बनवा दी थी, ठीक है। चलो, तो यहां पर देखो बेटा, यहां पे हमने पढ़ लिया कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से इसने कुतुब मीनार को बनवाया था। ऐबक जो है वो शिक्षा का महान संरक्षक था। ऐबक वॉज ग्रेट पेट्रन ऑफ लर्निंग एंड पेट्रोनाइज्ड राइटर्स लाइक हसन उल निजामी, ऑथर ऑफ ताज उल मस्सिर, एंड फकरुद्दीन, ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही। ही फेल फ्रॉम द हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगान पोलो एंड डाइड। भाई सीधी बात यह है कि इसको जो पढ़े लिखे बंदे हैं, जो राइटर किस्म के बंदे हैं, लेखक किस्म के बंदे हैं, बड़े पसंद आते थे। तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अपने दरबार में रखता था, उनको सैलरी देता था, उनको दरबार में रखता था। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है कि ऐबक शिक्षा का महान संरक्षक था और उसने ताजुल मासिर के लेखक, ये किताब का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट, ताज उल मासिर, ताज उल मासिर के लेखक हसन उल निजामी, हसन उल निजामी, ताज उल मासिर, ताज उल मासिर, हसन उल निजामी। तो ताज उल मासिर के लेखक हैं हसन उल निजामी और तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं, तारीख मुबारक शाही के लेखक हैं फकरुद्दीन, फकरुद्दीन। तो ऐसे लोगों को इसने, इतने इंटेलेक्चुअल लोगों को इसने संरक्षण दिया अपने उसमें दरबार में। पर इसके साथ एक ट्रेजेडी हो गई कि पोलो खेलते हुए, है ना, पोलो समझते हो, घोड़े पर बैठकर जो है हॉकी स्टिक टाइप जैसी, उससे गेंद को मारा जाता है, बॉल को मारा जाता है। तो चौगान खेलते वक्त, पोलो खेलते वक्त वो घोड़े से गिर गया और सर के बल गिरा। सर के बल गिरने से चोट इतनी गहरी लगी कि आखिर में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से चौगान पोलो खेलते वक्त उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। चलो, तो ये हमने यहां तक पढ़ लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है आराम शाह। आराम शाह बच्चों ध्यान से देखो, आराम शाह जो है, आराम शाह ये कुतुबुद्दीन की डेथ के बाद, उसका बेटा ही था ये तो आफ्टर कुतुबुद्दीन डेथ हिज सन आराम शाह सक्सीडेड हिम। भाई आफ्टर कुतुबुद्दीन डेथ हिज सन आराम शाह सक्सीडेड हिम, यानी आराम शाह गद्दी पर बैठा कुतुबुद्दीन की डेथ के बाद। और आराम शाह प्रूव्ड क्वाइट इनकॉम्पिटेंट, यानी ये उतना बढ़िया राजा साबित नहीं हुआ, ये नल्ला निकला,
ये नल्ला निकला, इसके बस की बात नहीं थी एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। ठीक है, तो इनकॉम्पिटेंट निकला, मतलब ये अक्षम है, सक्षम नहीं है, अक्षम है, इसके बस की ही नहीं है। ठीक है, जैसे बोलते ना या के बस की ना है, या के बस की ना है, तो इनकॉम्पिटेंट। फिर कुछ जो नोबल्स हैं, कुछ जो मंत्रीगण हैं, नोबल्स हैं, है ना, उनको लगा कि यार ये तो नल्ला निकला और हमें तो दिल्ली सल्तनत पे कोई पावरफुल रूलर चाहिए। तो फिर क्या हुआ, जो नोबल्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको लगा कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दामाद हैं वो बहुत बढ़िया आदमी है, तो ये जो है गवर्नर, ध्यान से देखो, तो ही डिपोज्ड, ध्यान से देखो, गवर्नर था बंदायूं का, यूपी में एक जगह है अलीगढ़ के पूर्व में, गवर्नर ऑफ बंदायूं उस टाइम पे। तो याद रखो, सम ऑफ द नोबल्स रोज टू द ओकेजन एंड इनवाइटेड ऐबक सन इन लॉ। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद है इल्तुतमिश, जो उस वक्त गवर्नर था बंदायूं का, उत्तर प्रदेश में बंदायूं नाम की जगह है, वहां का ये, बदायूं नाम की जगह है, वहां का ये गवर्नर था। तो अब इसको बुलाया गया कि भाई आप वहां की गवर्नरशिप छोड़ के आओ, वहां पे हम किसी और को गवर्नर बना देंगे, आपकी जरूरत दिल्ली में राजा के तौर पे, शासक के तौर पे, क्योंकि हमारा जो राजा है आराम शाह, ये कुछ ज्यादा ही आराम से काम कर रहा है, इस ससुरे को कोई टेंशन नहीं है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, आया, ठीक है, इल्तुतमिश आया, इसको गद्दी से हटाया, मारा पीटा, और उसके बाद खुद गद्दी पर बैठ गया, और इस तरीके से इसको गद्दी मिली। तो कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह उसका उत्तराधिकारी बना। आराम शाह काफी अक्षम साबित हुआ, बस की बात नहीं हुई, और कुछ सरदार जो है मौके पर पहुंचे, उन्होंने ऐबक के दामाद और बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठने के लिए आमंत्रित किया, और फिर वो आया, आराम शाह को गद्दी से हटाया और खुद गद्दी पर बैठ गया। इस तरीके से इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा है बच्चों। तो तुम्हें यहां पर पता होना चाहिए बंदायूं कहां पर है, बदायूं कहां पर है। ये देखो भाई, ये दिल्ली है अपनी, तो कितनी दूर से आया ये भी देख लो, ये दिल्ली ये रही, और यहां पर ये है बंदायूं, ठीक है, ये है बदायूं, ठीक है। तो दिल्ली से बदायूं के बीच में ये है, ये डिस्टेंस है। तो बदायूं का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था, और अब दिल्ली आ गया शासन करने के लिए इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, इसके बारे में फैक्ट्स देखो बेटा, इसके बारे में फैक्ट्स। ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्लेव किंग एंड द रियल कॉन्सिलेट, ध्यान से देखो, ससुरी जुबान तुतला गई। He is the considered to be the greatest slave king and the real consolidator of the Turkish conquest in India. ये पूरे स्लेव डायनेस्टी में, पूरे स्लेव डायनेस्टी में, गुलाम वंश में सबसे महान गुलाम राजा है, गुलाम शासक है, और भारत में तुर्की विजय का वास्तविक संयोजक माना जाता है। यानी अगर हिंदुस्तान में तुर्कों को, ठीक है, तुर्क लोगों को अगर हिंदुस्तान में किसी ने बसाया है सबसे ज्यादा, तो वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कों को यहां पर बहुत ज्यादा बसाया है, ठीक है। उसने लाहौर के साथ दिल्ली को भी राजधानी बनाया, और वो ऐबक का दामाद था। हालांकि मैं आपको बताऊं, ऐबक के टाइम पर ही कैपिटल जो है वो दिल्ली आ चुकी थी, पर इसने क्या किया, बीच में जो आराम शाह आया ना, तो उसने जो है कैपिटल थोड़ी चेंज कर दी, पुरानी जगह पे कर दी, पर इसने लाहौर के स्थान पर, वापस से लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया, और ये ऐबक का दामाद था। यानी इसके टाइम पर भी दिल्ली कैपिटल रही, और उधर कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर भी दिल्ली जो है एक तरीके से कैपिटल का काम कर रही है। फिर देखो, इल्तुतमिश ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन फर्स्ट कंसोलिडेटेड हिज पोजीशन बाय सप्रेसिंग द रिवोल्ट्स ऑफ द एम्बिशियस नोबल्स। ध्यान से देखो, जो ये इल्तुतमिश आया है बदायूं के गवर्नर की पोस्ट छोड़कर, तो इस इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में सबसे पहले महत्वाकांक्षी अमीरों के विद्रोह को दबाकर अपनी स्थिति मजबूत की है। ध्यान से देखो भाई, इल्तुतमिश के बारे में सही बात है कि जो बड़े बड़े नोबल्स हुआ करते थे, बड़े बड़े मिनिस्टर्स हुआ करते थे, इससे चिढ़ते थे, इससे परेशान होते थे कि कितना एफिशिएंट है, कितना बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो इसने अपनी स्थिति मजबूत बनाई, अपने काम से जाना गया ये, और उसके बाद जो है इसके हालात जो है बहुत बढ़िया सुधर गए। ध्यान से देखो, तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल के दौरान प्रारंभिक वर्षों में सबसे पहले महत्वाकांक्षी जो अमीर हैं उनके विद्रोहों को दबाकर अपनी स्थिति मजबूत की।
यानी ये आया, इसने अपने सारे काम बढ़िया से किए, ईमानदारी से किए, और उसके बाद इसकी जो मजबूती है वो देखने को मिली है हमें। इसके बारे में कहा जाता है, ध्यान से सुनो, इसके बारे में क्या कहा जाता है कि 1215 में, क्योंकि इसने शासन किया 1210 से लेकर 1210 से, इनफैक्ट 1211 से, 1210 में तो आराम शाह था, तो 1211 से 1236 तक, ठीक है। तो 1215 की बात हो रही है। तो 1215 में इसने गजनी के राजा, ध्यान से देखो, यल्दोज को हराया। ही डिफीटेड यल्दोज हु एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी। मोहम्मद गौरी के बाद यल्दोज ने गजनी पर शासन शुरू किया, और ये जो यल्दोज है इसको इल्तुतमिश ने हराया भी है। 1215 के बैटल में यल्दोज को हराया है हमारे इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है अपने इल्तुतमिश के बारे में कि इसने रणथंभोर, राजस्थान में रणथंभोर है, जालौर है राजस्थान में, एमपी में ग्वालियर है, राजस्थान में अजमेर है, और एमपी में मालवा है। साथ ही साथ देखो ध्यान से, तो उसने रणथंभोर, जालौर, ग्वालियर, अजमेर, मालवा में राजपूतों के विरुद्ध अभियान भेजे, यानी राजपूतों से पंगा लिया इसने। किससे पंगा लिया? राजपूतों से। रणथंभोर में चौहान है, जालौर में कोई फैमिली है, ग्वालियर में इस टाइम पर सिंधिया नहीं है, ग्वालियर में सिंधिया नहीं है, यहां पर जो है हमारे पुराने राजा हैं हिंदुइज्म के, ठीक है। अजमेर, मालवा, ये सब राजपूतों के कंट्रोल में था। तो 1215 में इसने जब यल्दोज को हराया तो इसको लगा कि अब मैं इंडिपेंडेंट हो जाता हूं, पर ये देखो ध्यान से, ये जो है ये यहां पर इंडिपेंडेंट हुआ भी, और उसके बाद इसने बुरी तरीके से यहां पर लोगों को हराया है, राजाओं को हराया है। ड्यूरिंग हिज पीरियड द मंगोल्स अंडर देयर लीडर चंगेज खान मेड देयर अपीयरेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ही सेव्ड, यानी इल्तुतमिश सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द wrath ऑफ चंगेज खान by refusing shelter to ख्वारिज्म शाह जलालुद्दीन मंगोबरनी to whom चंगेज खान was chasing। सीधी बात क्या है मैं आपको बताता हूं भाई। ख्वारिज्म जो है वो उज्बेकिस्तान में है। ख्वारिज्म कहां पर है? उज्बेकिस्तान में, जहां से बाबर आया था। तो वहां का एक बंदा है शाह जलालुद्दीन मंगोबरनी, शाह जलालुद्दीन मंगोबरनी। तो शाह जलालुद्दीन मंगोबरनी जो है, शाह जलालुद्दीन मंगोबरनी जो है बेटा, ध्यान से देखो, ये जो है उज्बेकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान की तरफ भाग के आया, ठीक है। हिंदुस्तान, ध्यान से देखो, बिल्कुल आराम शाह को मार डाला था, इल्तुतमिश ने। तो ख्वारिज्म छोड़ के, उज्बेकिस्तान छोड़ के ये हिंदुस्तान आया बचने के लिए, कि हिंदुस्तान में कहीं मुझे शेल्टर मिल जाएगी, शरण मिल जाएगी, और मैं बच जाऊंगा चंगेज खान से। चंगेज खान इसका पीछा कर रहा था। चंगेज खान इसका पीछा करते करते 1421 में इंडिया में एंटर कर ही गया, 1421 में एंटर कर गया। और सबको यह धमकी मिली थी चंगेज खान की तरफ से कि अगर किसी ने भी इस बंदे को, शाह जलालुद्दीन मंगोबरनी को शेल्टर दी, अगर इसको यहां पर शरण दी, तो पूरे दिल्ली की ऐसी तैसी कर दूंगा मैं। तो चंगेज खान तो वैसे ही बदनाम था, चंगेज खान, तैमूर, ये सब वैसे ही बदनाम थे। तो चंगेज खान की इस धमकी से ये जो इल्तुतमिश है डर गया, और इल्तुतमिश ने क्या किया, इसने इस बंदे को शेल्टर नहीं दी, इस बंदे को जगह नहीं दी घर में, ठीक है भाई। तो याद रखना, ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगोबरनी को इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी, क्योंकि चंगेज खान ने बोला था, और चंगेज खान की बराबरी नहीं कर सकते थे दिल्ली के शासक। तो चंगेज खान ने यह बोला था कि अगर किसी ने शरण दी उनको, तो फिर हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इसीलिए इसने शरण नहीं दी, शेल्टर नहीं दी उनको, और जलालुद्दीन मंगोबरनी को यहां से भगा दिया। और उनके काल के दौरान मंगोलों ने अपने नेता चंगेज खान के नेतृत्व में पहली बार भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बिल्कुल सही बात है, 1421 में उन्होंने ख्वारिज्म शाह जलालुद्दीन मंगोबरनी को आश्रय देने से इनकार करके दिल्ली सल्तनत को चंगेज खान के प्रकोप से बचाया, जिसका चंगेज खान पीछा कर रहा था। सीधी बात है भाई, अगर अपनी दिल्ली सल्तनत को बचाना है तो चंगेज खान से पंगे अभी नहीं लेने, अभी नए नए बने अपन, ठीक है, चंगेज खान से पंगे नहीं लेने। तो इसलिए इसने चंगेज खान से पंगा नहीं लिया, और जिसको पकड़ के ले जाना था, जो पुलिस है, जो अथॉरिटी है, जो उस वक्त के लोग हैं, वो पकड़ के ले गए, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये है उज्बेकिस्तान, ध्यान से देखो, ये है बच्चों उज्बेकिस्तान, ये यू से,
और यहां पर ये है, ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया, ये देखो इसका नाम है ख्वारिज्म। ठीक है भाई। ख्वारिज्म, तो ख्वारिज्म जो है बच्चों ध्यान से देखो, ख्वारिज्म जो है वो उज्बेकिस्तान में एक जगह है। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान में एक जगह है, यहां से भाग के आया था वो बंदा और इधर दिल्ली में, और दिल्ली में शरण देने से मना कर दिया इल्तुतमिश ने। वो नहीं चाहता था कि दिल्ली के साथ नरसंहार हो, क्योंकि चंगेज खान का कोई भरोसा नहीं, तो पंगा लेना नहीं चाहता था, नए नए हम स्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से वो आया था उज्बेकिस्तान के, कहां से, ख्वारिज्म से। ठीक है भाई, उसके बाद देखो अब इसके बारे में क्या कहा जाता है कि ही गॉट हिज अथॉरिटी, यानी दिल्ली सल्तनत, रिकॉग्नाइज्ड बाय कैलिफ ऑफ बगदाद एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड फ्रेटर्निटी ऑफ इस्लामिक स्टेट्स। तो अब क्या है कि इल्तुतमिश को लगा कि यार अब ऑफिशियली अपने जो वंश है इसको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। अब बढ़िया चल पड़ा है तो अपने वंश को थोड़ा रजिस्टर करवा लेते हैं, जो इस्लामिक दुनिया है उसमें ये नोट करवा देते हैं कि भाई अब जो है हम पढ़ाने लग गए जगह जगह। ध्यान से देखो क्या हुआ यहाँ पे, क्या बोले हैं हम, समझ में आया तुम्हें कुछ? उन्होंने अपनी सत्ता को बगदाद के खलीफा द्वारा इस्लामी राज्यों की विश्व बिरादरी के सदस्य के रूप में मान्यता दिलवाई। यानी सीधी बात यह है, सीधी बात यह है कि इसने सर्टिफिकेशन लिया है बगदाद के खलीफा से। इराक की राजधानी है बगदाद, इराक की राजधानी है बगदाद, तो बगदाद के खलीफा से इसने क्या किया, सर्टिफिकेशन लिया कि देखो भैया हम भी एक नए वंश हैं जो अभी अभी स्थापित हुए हैं, हमें भी मौका दिया जाए, हमें भी अपने अंदर शामिल किया जाए। जितने भी इस्लामिक स्टेट्स हैं उनमें एक स्टेट हमारा भी हो, दिल्ली। ठीक है भाई, तो इसने अपने आप को बगदाद के खलीफा से ठप्पा लगवा लिया कि मैं भी एक मुस्लिम शासक हूं, मेरा भी अपना एक साम्राज्य है। और उसके बाद इसने, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया, काम शुरुआत की थी इसके ससुर ने। ध्यान से देखो, अच्छा एक सेकंड, मैंने 1421 लिख दिया क्या? एक सेकंड, 1421 लिख दिया, सॉरी भाई सॉरी, ना 1421 नहीं, ये होगा 1221, 1421 नहीं, 1221, 1421 नहीं था, ये 1221 है। ठीक है, तो 1221 में चंगेज खान जो है वो हिंदुस्तान आता है और ये बचा लेता है दिल्ली को अपना इल्तुतमिश। और बात यहां पे रही, ध्यान से देखो, इसने अपने आप को कैलिफ से, खलीफा से तो अपना वेरिफिकेशन करवाई लिया कि मैं भी एक राजा हूं, मेरा भी एक राज्य है और मुझे भी पहचान दी जाए। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, बिल्कुल 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 1221। और उसके बाद इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। इसके ससुर ने कुतुब मीनार की एक तरीके से शुरुआत की थी और इसने कुतुब मीनार को पूरा करवाया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इल्तुतमिश के बारे में बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, इस बंदे ने क्या किया, ये तुर्क था, है ना, ये तुर्क ट्राइब से था, तुर्क जनजाति से था। इस बंदे ने क्या किया कि 40 तुर्क सरदारों की, यानी 40 तुर्क बंदों को चुना, चुने बंदे हुए थे, चुने हुए बंदे 40 तुर्क, और उन 40 तुर्कों का एक ग्रुप बना दिया अपने दरबार में और उसे बोला गया तुर्क चहलगानी। ध्यान से देखो, ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ कॉर्प ऑफ 40 लॉयल स्लेव अमीन्स नोन एज तुर्का चहलगानी। तो उसने 40 वफादार गुलाम अमीनों को, अमीनों का मतलब है नोबल्स, मिनिस्टर्स, तो अपने 40 वफादार जो मिनिस्टर्स हैं उनका एक गठन किया एक टुकड़ी में जिसे बोला गया तुर्कान चहलगानी। तुर्क चहलगानी भी बोल सकते हो, तुर्कान चहलगानी भी बोल सकते हो, और सबसे सिंपल चालीसा भी बोल सकते हो, चालीसा, यानी 40 लोगों का ग्रुप है तुर्गान ए चहलगानी या चालीसा। और ये जो है बहुत जबरदस्त तरीका इसने अपनाया है ताकि डिसीजंस अच्छे हों। 40 लोगों की सलाह जो है बहुत जरूरी है, 40 लोगों की सलाह में से पता नहीं कौन सी सलाह बढ़िया लग जाए। तो ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। और इसके बाद ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, बगदाद। तो बगदाद की लोकेशन मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं आपको।
ये इराक में यहां पर है बगदाद बीच में, इराक में है बगदाद, इराक की राजधानी, ठीक है। किसकी राजधानी? इराक। तो इराक की राजधानी बगदाद। तो यहां पर इसने अपना सर्टिफिकेशन ले लिया कि भाई मैं भी एक डायनेस्टी हूं। और इल्तुतमिश के बारे में देखो, एक लास्ट पॉइंट आई गेस, ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद भी एक स्लाइड है। ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से रिलेटेड विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर जब साम्राज्य हम पढ़ेंगे तो वहां पर एक अमर नायक प्रणाली आएगी, अमर नायक प्रणाली, वो इसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है, इसी से जुड़ी हुई है, वो भी मतलब ऐसी ही है। तो ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम। इक्ता का मतलब है यहां पर जमीन, लैंड, ठीक है। और जिसके पास जमीन होती थी उसे बोला जाता था इक्तेदार, इक्तेदार। तो ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम। बेसिकली इसने किया क्या? दिस इज एन असाइनमेंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ सैलरी विच ही डिस्ट्रीब्यूटेड टू हिज ऑफिसर्स। मतलब जो भी इसके ऑफिसर्स हैं, जो भी इसके अधिकारी, उनको सैलरी नहीं देता था, ये उनको दिया करता था गांव, जमीनें। जैसे मान लो एक अफसर है, बड़ा अफसर है, बहुत बड़ा अफसर है, उसको 6 गांव दे दिया कि 6 गांव में कानून प्रशासन, 6 गांव के ऊपर शासन आप ही करोगे, कानून प्रशासन भी आप ही संभालोगे 6 गांव का, ठीक है। तो अब होता क्या, जैसे कोई अफसर है, उसको बोल दिया 6 गांव का कानून आप संभालोगे, 6 गांव के अधिकारी आप हो, लोगों से टैक्स भी आप वसूलोगे, उस टैक्स का ज्यादातर पोर्शन हमें भेज देना, अपनी सैलरी और अपना जो भी खर्चा है उसमें से काट के। यानी अगर मान लो कोई अधिकारी है, उसको सैलरी तो मिल नहीं रही, उसको मिल रही है जमीन, तो जितना बड़ा अधिकारी होगा उसको उतनी बड़ी जमीन मिलती थी। और यहां पर यह बोला जा रहा है कि ध्यान से देखो, सैलरी के बदले जमीन, तो जमीन पर आप शासन करो, वहां पे कानून एवं प्रशासन को संभालो, वहां पे सारी सिचुएशंस को संभालो, कोई दिक्कत हो, एक्सट्रीम दिक्कत हो तो आप राजा के पास पहुंच सकते हो। पर इक्ता सिस्टम में इन सारे अधिकारियों को यहां पर एक तरीके से जमीन मिल रही है, अपना खर्चा काटेंगे, जो भी टैक्स मिलेगा उसमें से, और बाकी सारा राजा के पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इक्ता सिस्टम काम करता था। और इक्तेदारों की क्या है, ट्रांसफर्स भी होते थे, पोस्टिंग भी होती थी। जैसे मान लो कोई अधिकारी है, उसके अंडर 6 गांव हैं, तो पता चला कि 2 साल बाद जो है उसका ट्रांसफर कहीं और हो गया, उसके अंडर और 6 गांव आ गए दूसरे, ये वाले किसी और अधिकारी के पास चले जाएंगे। यानी सैलरी की जगह इक्ता, जमीन दी जाती थी। एवरी इक्तादार हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट ही सेंट द सरप्लस अमाउंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी इसने दिल्ली सल्तनत में इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ की। ये वेतन के बदले में भूमि का आवंटन करता था, वेतन मतलब सैलरी मतलब जमीन ले लो, और उसे अपने अधिकारियों को वितरित करता था, बांट दिया करता था। प्रत्येक इक्तादार को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी है अपने गांव के अंदर, तथा राजस्व एकत्र करना होता था, यानी टैक्स भी कलेक्ट करना है लोगों से। और उन्होंने अपने वेतन, इनको बोला गया, जो ये अपने यहां पर नोबल्स हैं, ध्यान से देखो, यहां पे जो नोबल्स हैं, जो अधिकारी हैं, इनको बोला गया कि आप अपना वेतन और सरकारी जो खर्चे हैं, जो आपके सरकारी खर्चे हैं, जो सरकार को पे करना चाहिए, तो वो आप इसी में से काट लेना, ठीक है। सीधे सीधे बोल दिया कि वेतन अपना काट लेना, अपना जो भी सरकारी खर्चा कर रहे हो सरकारी रिसोर्सेज पर वो काट लेना, और बाकी की सारी राशि जो है केंद्र सरकार को भेज देना, यानी दिल्ली भेज देना सुल्तान के पास, ठीक है। अपनी मेहनत का ही रखना अपने पास बस। और उसके बाद इन्होंने 2 तरह के यहां पर सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों को बोला गया टंका या टांका, चांदी के सिक्कों को क्या बोला गया, टांका, और तांबे के सिक्कों को बोला गया जीतल, जीतल, ठीक है। तो याद रखना, चांदी के सिक्के टंका और तांबे के सिक्के जीतल। और इसने एक किताब जो है जिसने लिखी है बंदे ने, उसको इसने प्रोटेक्शन दिया है बहुत बढ़िया, तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज, काफी फेमस राइटर है मिनहाज उस सिराज। तो इन्होंने तबकात ए नासिरी लिखी है मिनहाज उस सिराज ने, और इस टाइम पर यही है यहाँ पे राइटर, ठीक है। और इस बंदे ने एक मकबरा, देखो ध्यान से, इस बंदे ने, इल्तुतमिश ने
मकबरा बनाने में, यानी जो डोम स्ट्रक्चर बनाना है, डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, मकबरा बनाने में इसने एक्सपर्टीज जो है शामिल कर ली है, हासिल कर ली है। तो मकबरा बनाने इसको बहुत बढ़िया आता है। तो इसने मकबरा भवन में एक तरीके से ज़बरदस्त तरीके से कोर्सेज किए हैं। और दिल्ली में निर्मित सुल्तानगढ़ी, दिल्ली में एक जगह है सुल्तानगढ़ी, वहाँ पर इसके स्ट्रक्चर मिल जाएंगे जो इसी ने बनवाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हुआ इल्तुतमिश। कल रज़िया सुल्तान बलबन और आगे फिर खिलजी वंश को पढ़ेंगे, क्योंकि खिलजी बहुत छोटा वंश है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई लोग। समझ में आया भाई? सरोज कर नहीं पाएंगे बच्चे, 5 बजे मैं फ्री नहीं हूं, 5 बजे मैं ट्रेवल कर रहा होता हूं। ठीक है, चलो बेटा, सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो। चांदी के सिक्कों को टंका, तांबे के सिक्कों को जीतल, तबाकत नासरी, तबाकत नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज, और मकबरा भवन, यानी मकबरा कैसे बनाया जाता है, मकबरा यानी डोम लाइक स्ट्रक्चर है ना, मकबरा कैसे बनाया जाता है वो बनाने में इसको महारत हासिल थी। तो इसने दिल्ली के सुल्तानगढ़ी का मकबरा भी बनाया है। चलो, बेटा बस गला खराब है दिनेश, गला खराब है थोड़ा सा। सब भूल गए सर? ये क्या बोल रहे हो भाई? चलो, तो ये पीडीएफ शेयर करता हूं, भूलना कुछ नहीं है, ये नोट्स याद कर लो, भूलना कुछ नहीं है भाई, भूलना कुछ नहीं है। चलो।